नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ की आवाज़ में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। तो प्यारे साथियों, जिसके अंदर हमारा एक प्यारा सा चैप्टर, अच्छा सा चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था प्रश्नावली 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका हम बिल्कुल बारीक से अध्ययन कर रहे थे। हमने इसके कई क्वेश्चनों का यानी एक्सरसाइज 12.1 के कई क्वेश्चन का अध्ययन भी कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। प्यारे साथी, अगर इससे पहले के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आपको चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के ऊपर आपको इसके पूरे के वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। प्यारे साथी, एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपकी एक्सरसाइज 12.1 है उसके अंदर मात्र ही 9 क्वेश्चन है और मात्र 9 क्वेश्चन में से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे साथी, इससे आसान आपके लिए नहीं हो सकता। मात्र 9 क्वेश्चन में से एक बड़ा क्वेश्चन यानी आपको बड़े मार्क्स देके जाने वाला है। उसके लिए अगर आप मेहनत नहीं कर सकते ना, तो फिर आपके सपने छोटे हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर कि एक घनाकार ब्लॉक, कोई घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर, देखिए हमने कल एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक उसी प्रकार का है। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजमेंट किया गया है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर, देखो इसने कहा को घनाकार ब्लॉक है, ये को हमारे पास घनाकार था। ठीक है, मेरे पास क्या था, ये घनाकार कोई डिब्बा है। जैसे कि मान लो कि हम जो घन होता है ना, जैसे कि लूडो के अंदर वो आता है, उसके कार का था। ठीक है, उसमें से क्या किया उसने, ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया। अंदर की ओर काट के क्या किया, एक अर्धगोलाकार, उसने एक घन को अंदर से काटा। मान लो ये बॉक्स है, ये तो मान लो 2D के अंदर दिखाया गया, 3D के अंदर देखने की कोशिश करो। ये एक चोरस बॉक्स है, इसको ऐसे ऊपर से काटा, ऐसे अर्धगोलाकार काटा। ठीक है, अर्धगोलाकार है, हम जानते हैं। देखो ये अर्धगोलाकार ही है और ये ऐसे काटा गया है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही काटा गया होगा तो यहाँ से काट के बाहर निकाला हो या तो यहाँ पे गड्ढा तो हो गया हो ना। यही बोल रहा है कि काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि यहाँ से एक अर्धगोलाकार काटा जाता है और गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। यानी जो अर्धगोला है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका व्यास है वो घन की एक भुजा के बराबर है। मान लो कि वो ये है, क्योंकि घन की सभी भुजा बराबर हैं। यानी ये व्यास अगर हम L मान लेते हैं तो घन की भुजा भी L है। इसने यही बोला है कि अर्धगोले का व्यास यानी ये व्यास उसकी एक घन की भुजा के बराबर है, घन की किनारे के बराबर है। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ये L है और ये व्यास भी L। बस आपको इतना ही समझाना था और बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सेम पहले वाला क्वेश्चन। चलिए करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या दिया गया है वो लिखना है, आपको पता है ना। चलिए लिखो। तो आप कहेंगे सर इसके अंदर तो हमें क्या दिया गया है, हमें घन की भुजा मालूम है कि घन की भुजा क्या है। आप कहेंगे सर घन की भुजा तो L है, तो वो लिख दो, घन की भुजा L। घन की भुजा क्या है, L। उसके बाद में आपको क्या दिया गया है, उसने कहा है कि जो घन की भुजा है वो उसके अर्धगोले के व्यास के बराबर है। यानी अर्धगोले की व्यास भी दिया गया है। अर्धगोले का व्यास, आप कहेंगे सर अर्धगोले का व्यास कितना है, जितनी इस एक घन के किनारे की लंबाई है उतना ही उसका व्यास है, यानी L है। ये L है तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी प्यारे साथी। आप कहेंगे सर इसमें क्या पूछने वाली बात है, ये तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकें। जो इसका व्यास है उसका आधा कर दो, यानी L का आधा कर दो, यानी L/2 त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है कि एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे आपका थोड़ा ध्यान रखना है। क्या करना है, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। ठोस का है बिल्कुल आसान, लेकिन फिर भी बच्चों से गलती हो जाती है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं इस पूरे घन का यानी जो घनाकार ब्लॉक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूँ, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके अंदर क्या कर दूं मैं,
जो ये अर्धगोला है, अर्धगोले का यानी कहने का तात्पर्य जो अर्धगोला है, सबसे पहले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल कर उसके जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दूं तो क्या मुझे इस पूरे का ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर मिल जाएगा। यानी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर मैं जो ये अर्धगोला जो गड्ढा बनाया गया है उसका यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर जोड़ दूं तो क्या मुझे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा? बस आपको यही बात याद रखनी है कि आपको अब भी ऐसा मत करना है, क्योंकि बच्चे यहाँ तक तो कर देते हैं, उनको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है, लेकिन आगे क्या करते हैं उनको ये समझ नहीं आता है। इसने कहा है शेष बच्चे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या हम इस ऊपर वाली परत का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं? अब आप कहेंगे सर हाँ हम तो इसका भी ज्ञात कर चुके हैं, इसका भी ज्ञात कर चुके हैं, इसका भी ज्ञात कर चुके हैं, सभी परतों का यानी जितने भी फलक है इन सभी फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, यानी इस पूरे घन का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर चुके हैं। ये देखो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल को हम दोबारा क्यों ज्ञात करें? यानी जो इस अर्धगोले का ऊपर जो वर्त बन रहा है और वर्त का क्षेत्रफल है वो क्यों ज्ञात करें? तो आपके मन में आएगा सर ये तो हम दोबारा ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन हमें तो शेष बचे ठोस का एक बार ही पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए प्यारे साथियों हम इसको 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये वर्त बन रहा है ना उस वर्त का आपको पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको इसमें से घटा देना, बस इतना सा काम करना है। वापिस से देखो क्यों कर रहे हैं, देखो ये भी तो फलक है और फलक के ऊपर तो ये बना हुआ है वर्त, और ये भी फलक है और ये भी फलक है, और लेकिन हमने सभी फलकों यानी पूरे घन का ही क्षेत्रफल निकाल लिया है, तो इस फलक का दोबारा क्यों निकालें हम? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वर्त का क्षेत्रफल है वो घटा देंगे, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस आगे कोई कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है। आप कहेंगे सर 6 गुना भुजा, भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है इस बार एल है तो 6 गुना एल स्क्वायर कर दो, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है प्यारे साथी? अब तो आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं इसको। अगर अभी याद नहीं हुआ ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वर्त का क्षेत्रफल, आप कहेंगे सर वर्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर वर्त का ही क्यों लिया, ये अर्धगोला तो अर्धगोले का क्षेत्रफल घटा देते। तो देखिए प्यारे साथी वर्त बन रहा है और उसका आधार का यानी ऊपर वाली परत का ही क्षेत्रफल निकालना है, घटाना है, क्योंकि ऊपर वाली परत ही काउंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने वर्त का क्षेत्रफल लिया। ओके 6 को एल से 6 एल स्क्वायर आ गया, प्लस देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा कितना बचेगा? आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब इसको हल करो, 6 गुना एल स्क्वायर का मान है आपके पास क्या बताओ? एल स्क्वायर, एल क्या है? आप कहेंगे सर नहीं है मेरे पास एल स्क्वायर का मान, ठीक है एल स्क्वायर का मान नहीं है, प्लस पाई का मान है, आप कहेंगे सर है 22/7, गुणा आर का मान है, त्रिज्या का मान, आप कहेंगे है सर त्रिज्या का मान तो L/2 है, L/2 गुणा में आर स्क्वायर है तो L/2। ओके अब इसको हल करना है, हल करो। कहाँ तक ये हल हो पाता है उसको देखते हैं। चलिए क्या देखो 22/7 तो किसी से कट भी नहीं रहा, तो क्या मैं देखो जिस जो नहीं कट रहा है ना उसके वैल्यू मत रखा करो। अब देखो मुझे पता चल गया कि 22/7 किसी से नहीं कट रहा है। आप कहेंगे सर हाँ ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, काट भी दो, लेकिन अगर मैं इसको पाई मान लूँ, देखो 22/7 की जगह मैं पाई रख लूँ, एक बार मान नहीं रखूँ, तो यहाँ पर देखो 6 L² प्लस पाई, एल को एल से गुणा किया एल स्क्वायर बटा 2 को नीचे 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? आप कहेंगे सर 4 आ गया, 2 दूनी 4। तो फिर क्या करना है, देखिए इतना आ गया। अब देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। आप कहेंगे सर इन दोनों के अंदर तो एल स्क्वायर इसके अंदर भी है, एल स्क्वायर इसके अंदर भी है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एल स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा? आप कहेंगे सर 6 बचा, कितना बचा? 6 बचा, प्लस में यहाँ पे क्या बचा? पाई/4, और ये क्या आ गया आप पैर साथी आपके पास L² 6 प्लस पाई/4, ये आपके पास इसका क्षेत्रफल आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा।
प्यारे साथी इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। देखिए बस आपको अब तो याद हो गया होगा। देखिए 3 क्वेश्चन हो गए लगभग, हम एक यही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं बार बार, तो इतना तो आपको नॉलेज हो गया होगा कि अब क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, ठीक तीनों में सवालों में यही हमने फार्मूला लगाया है। ठीक है, ये था आपका प्रश्न नंबर 5। बिल्कुल आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करेगा उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल आसान है। तो क्या आपको प्रश्न नंबर 5 समझ में आया? अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो प्यारे साथियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6 और चलिए समझते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये जो एक कैप्सूल होता है ना, वो इस बेलन के आकार का दिया है। देखो ये बनाया हुआ है। इसने कहा है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। कहने का तात्पर्य कोई पूरा का पूरा एक बेलन है, उसके दोनों सिरों पर, यानी ये क्या है, एक अर्धगोला है, हम जानते हैं। इसी प्रकार इस सिरे पर एक अर्धगोला लगा है। ठीक है, ये दोनों साइड एक एक अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। 14 सेंटीमीटर नहीं, 14 mm दे रखी है। ठीक है, और इसका व्यास क्या दिया गया है? इसका व्यास दिया गया है 5 mm। कहने का तात्पर्य जो बेलन है उसकी पूरी की क्या दी, हमें लंबाई दी है। और इसका व्यास क्या होता है प्यारे साथी? ये पूरा व्यास ही तो है। ये क्या व्यास ही तो है, क्योंकि देखो मान लो कि ऐसे करेंगे तो ये एक वर्त बनेगा। वर्त के बीच में जो सबसे बड़ी रेखा वो व्यास ही तो है इसकी। तो यानी इसका मान दिया गया हमें, कितना दिया गया? आप कहेंगे सर 5 mm दिया है। कहने का तात्पर्य कि जो कैप्सूल है उसका व्यास दिया गया है, तो जितना कैप्सूल का व्यास होगा उतना ही तो अर्धगोले का व्यास होगा, क्योंकि यही तो इतना ही है। तो हम जानते हैं जितना अर्धगोले का, जो जितना बेलन का व्यास होगा उतना ही किसका व्यास होगा? इस अर्धगोले का व्यास। इसी प्रकार इसका अर्धगोले का व्यास होगा। ठीक है, लेकिन इसने कहा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसने कहा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि मुझे दो तो मेरे पास अर्धगोले और एक मेरे पास ये बेलन है बीच वाला। अगर मैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दूं और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दूं और फिर इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दूं और तीनों को जोड़ दूं, तो क्या मेरे पास पूरे ठोस का यानी पूरे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा? आप कहेंगे यस सर। तो देखिए, यानी कहने का तात्पर्य हम जानते हैं अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का बताओ। अर्धगोले का होता है 2πr। 2πr, इसी का भी 2πr होगा, 2πr²। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है, 2πrh होता है। अब देखिए ये 5 मीटर है, तो क्या इसका भी व्यास 5 मीटर होगा? इसका भी व्यास 5 मीटर होगा। तो इसका व्यास 5 मीटर होगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर त्रिज्या कैसे निकालते हैं? अगर व्यास आपके पास 5 है तो उसका आधा कर दो, यानी 2.5 mm क्या निकल के आएगी हमारे पास? त्रिज्या निकल के आएगी। और त्रिज्या यानी जो अर्धगोला है और जो बेलन है दोनों की त्रिज्या समान ही होगी, क्योंकि उनका व्यास समान है। तो हम लिख देंगे कि बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कैसे निकाल लिया? हमारे पास व्यास कितना था? 5, उसके अंदर 2 का भाग दे देंगे, उसका आधा कर देंगे, तो कितना आएगा? 2.5 mm। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास इस फार्मूले में देखो, जो हमारे पास 3 फार्मूले आए हैं उसमें हमें किस किस की आवश्यकता पड़ेगी? आप कहेंगे सर आर की आवश्यकता होगी, हमने आर का मान निकाल लिया। लेकिन इसमें एच की भी आवश्यकता होगी, तो एच का मान कहाँ से निकालें? तो हमें इस बेलन की एच निकालनी है, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई निकालनी है, इसकी हाइट ये निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो प्यारे साथी एक बार बताओ, ये बेलन है और इसका ये यहाँ तक के लेकर यहाँ तक क्या है? आप कहेंगे सर ये तो त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या है, क्या ये भी त्रिज्या है? आप कहेंगे सर हाँ, ये तो आपने कल समझाया था, मैंने आपको कल अच्छे से समझाया है कि बेलन जो अर्धगोला है उसके चाहे ये देख लो, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, सभी क्या है? त्रिज्या ही है। ठीक है, तो ये क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या ही है। तो यानी ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या है।
कहने का तात्पर्य हमें इस पूरी लंबाई का मान दिया है और हमें ये ज्ञात करना है, और यहाँ तक लेकर ये लंबाई त्रिज्या है तो इसका मान कितना होगा 2.5, और इसका मान भी यहाँ से लेकर क्या होगा 2.5। अगर मैं इस 2.5 और इस 2.5 को जोड़ के इस पूरे के अंदर से घटा दूँ तो क्या मुझे ये लंबाई मिलेगी? आप कहेंगे सर हाँ ये तो हो सकता है, हो नहीं सकता, आपको करना पड़ेगा ऐसा। कहने का तात्पर्य अगर आप बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, बेलन की ऊंचाई h, तो देखिए जो आपके पास टोटल लंबाई कितनी है 14 मीटर, ये पूरे कैप्सूल की लंबाई दी गई है 14 mm, ठीक है। इसमें से अगर आपको पता है कि मुझे तो इतनी लंबाई चाहिए, क्योंकि बेलन की h की आवश्यकता पड़ेगी, न हमें अर्धगोले की ऊंचाई से मतलब है, न इस अर्धगोले की ऊंचाई से मतलब है, हमें तो बेलन की ऊंचाई से मतलब है, क्योंकि इसके वक्र पर क्षेत्रफल में h आता है, सूत्र में है जो h आता है, इसलिए हमें h का मान रखना पड़ेगा। तो इसका पूरे का मान 14 दिया है और हम जानते हैं ये त्रिज्या है, त्रिज्या 2.5 हमने निकाला है, त्रिज्या ये 2.5 है और ये 2.5 है, यानी इतनी और इतनी दोनों जोड़ दूं और इस पूरे में से घटा दूं तो क्या बीच वाली नहीं बचेगी? आप कहेंगे सर हाँ, तो यानी 2.5 और 2.5 कितना होता है 2.5 प्लस 2.5, आधा और आधा ढाई और ढाई कितना होता है? आप कहेंगे सर 5 होता है, यानी 5 mm, यानी 14 में से 5 mm घटा दो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 mm आएगा। 9 mm किसका मान आ गया? ये आ गया आपके पास बेलन की ऊंचाई का, ये आपके पास क्या निकल के आ गई? बेलन की ऊंचाई। अब आप अपना प्यारा सा अच्छा सा सूत्र लगा सकते हैं जो आप पहले ही जान चुके हैं। तो क्या ज्ञात करना है हमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पर क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पर क्षेत्रफल क्या है? चलिए देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस जो ये बेलन है उसका वक्र पर क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल प्लस जो आगे अर्धगोला बच गया उसका क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है। आप पूरा लिख देना, वक्र पर क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं अर्धगोले का वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है। आप कहेंगे सर 2πr²। इस बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है? प्यारे साथी 2πrh होता है। बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल 2πrh प्लस अर्धगोले का वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² ही होता है। अब देखिए 2πr² और 2πr² कितना हो गया? 4πr² प्लस 2πrh। अब इसके अंदर मान रख दो आप, जो जो आपके पास मान है उनको रख दो, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 4 गुणा पाई का मान क्या है? 22/7 गुणा आर का मान क्या है? आर का मान आप कहेंगे सर 2.5 है, लेकिन जो सबसे पहले आर आ रहा है वो अर्धगोले के लिए आ रहा है, तो आपको अर्धगोले की त्रिज्या देखनी है। लेकिन आपको पता है कि बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पे समान है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 2.5 गुणा 2.5 प्लस 2 पाई का मान फिर से 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 2.5 गुणा एच का मान, हाइट कितनी है अभी ज्ञात करके आए हैं, जिसके लिए इतने पापड़ बेले हैं वही हम क्या भूल सकते हैं? 9। अब इसको हल करना है, चलो इसको हल करो। तो देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट आए तो उस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट हो तो एक संख्या के पॉइंट हटा के हम नीचे 0 लगा देते हैं। हम अच्छी प्रकार सीख चुके हैं, अच्छी प्रकार से पहले की वीडियो में जान चुके हैं ये बात। अब देखिए 5 का भाग दिया, देखो दोनों संख्या के ऊपर काटना आपको नहीं आता तो प्यारे साथी आप सीख लेना, मैंने वीडियो डाली है, काटना ज़रूरी है, काटना सीखना। तो देखिए 5 का भाग देंगे 5 5 25 और इसी के अंदर भी 5 का भाग देंगे 2। सेम संख्या से आप ऊपर नीचे दोनों की संख्या में भाग दे सकते हैं। इसी प्रकार जो नीचे 2 आया, इस 2 का भाग मैंने इसके अंदर दिया, तो 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। फिर इसके अंदर 5 का भाग दिया, 5 5 25 और फिर 5 दूनी 10
और फिर ये 2 का भाग है, इसके अंदर 2 का भाग दिया तो ये पूरा पूरा कट गया। मेरे पास ऊपर क्या बचा 5 गुणा 5, और यहाँ पे 22 बचा। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 22 गुणा 5 को 5 से गुणा किया 25/7 प्लस में इसको रल करो 5 पंजा 25, 5 दूनी 10, 2 से ये पूरा 2 कट गया। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 22/7 गुणे में 9 क्या बचा। अब आपको पता है कि यहाँ पे भी 22/7 है, यहाँ पे क्या बचा 22/7 गुणा में 25 था। देखो तो यहाँ से भी मैं क्या देखो 22/7 यहाँ पे भी है, 22/7 यहाँ पे भी है। क्या दोनों के अंदर 22/7 कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे सर हाँ 22/7 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा 25 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा 9 बचा। इसको हल करो 22/7, 25 और 9 कितना होता है 25 और 9 34 होता है 34। इसको हल करो। देखिए प्यारे साथी हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। चलिए यहाँ तक अगर हमारा सही है तो हम इस यहाँ से देखिए दोबारा दूसरे तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 22। पहले आप ये करो, आपको ये समझ में नहीं आएगा 22/7 कैसे कॉमन लिया, लेकिन इसी भी तरीके से हल करेंगे। लेकिन पहले देखेंगे आंसर क्यों नहीं आ रहा राइट। देखो 22 को 25 से गुणा करो, 22 को 25 से गुणा करो। पहले क्या आएगा 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 22 दूनी 44 कितना आ गया 0 5 550 आ गया। यहाँ पे यानी 22 को 25 से गुणा किया 550 आया, और बटे में 7 चल रहा है, प्लस में 22 गुणा 9 है और बटे में 7 है। तो 22 को 9 से गुणा करो, 9 दूनी 18 और 1 9 दूनी 18 और 1 19, कितना आ गया 198। अब इसको हल करो। यहाँ पे देखो इसका लघुत्तम क्या आ गया, दोनों के नीचे 7 है तो 7 लघुत्तम आ गया। ऊपर वाली दोनों संख्या को जोड़ दो 550 और 198 कितना होगा 550 और 198, 8 9 और 5 14 और 1 748 होगा। क्या इसके अंदर भाग जा रहा है? तो प्यारे साथी हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक यहीं हो गया है। तो देखिए वापस से चेक करना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक हो गया है। तो देखिए यहाँ तक हम सही चल रहे थे 4πr² प्लस 2πrh। तो यहाँ पे आपके पास देखिए 4πr² प्लस 2πrh आया था। देखिए 4πr² प्लस 2πrh, कहीं ना कहीं हमने कोई वैल्यू रखते टाइम गलती कर दी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी 2π है और यहाँ पे भी 2π है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारी गणना बड़ी ना। कॉमन इसलिए तो लेते हैं ताकि हमारा आंसर ईजी से आ जाए, हमें ज़्यादा माथापच्ची न करनी पड़े। तो आप यहीं से देखो इसके अंदर भी 2π कॉमन आ रहा है, इसके अंदर भी 2π, क्योंकि यहाँ पे 4 है 2 का तो गुण है, इसके अंदर 2 का भाग देख 2, क्या इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से भी 2π कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से 2π कॉमन लिया और r भी कॉमन आ रहा है, 2π r कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा, एक तो 2 बचा, देखो मैंने 2 दूनी 2 बच गया और पाई भी बाहर ले लिया, r भी बाहर ले लिया, तो r² था, एक r भी बच गया, प्लस में यहाँ पे क्या बचा h। अब इसको हल करो, इसकी वैल्यू रखो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 2.5 है, ये देखो 2.5 r की वैल्यू, तो रखो 2.5 ब्रैकेट में 2, r की वैल्यू 2.5 प्लस h की वैल्यू क्या है h निकाला है हमने, कितना आया था h 9, ये देखो h आया था हमारे पास 9 mm। बस इसको हल करो, आप इसको हल करो, बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोष्टक के अंदर अगर पहले आपको पता है बोडोमास की रूल के अनुसार छोटे ब्रैकेट को हल किया जाता है, और फिर उसके अंदर भी अगर सबसे पहले भाग है तो भाग को हल किया जाएगा, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। लेकिन यहाँ पे गुणा और प्लस है तो पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 2.5 का 2 से गुणा करेंगे। तो देखो 2.5 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5.0 आएगा, यानी 5 आ जाएगा। और 5 में से 9 जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे 2.5 में को 2 से गुणा करेंगे 5 आएगा, उसमें से 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा। यानी 2 गुणा 22/7 गुणा
9.5, यहाँ भी क्या आएगा 9 और 5 14। तो अब आपको पता है कि 7 से ये 14 कट रहा है, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। देखो 22 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 44, और 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5, और 44 को 5 से गुणा करो, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 और 2 22, यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। फिर मिमी स्क्वायर आएगा। आप कहेंगे सर mm स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि mm में दिया था मान, तो mm स्क्वायर ही आएगा। तो प्यारे साथी ये था आपका क्वेश्चन। हमने कहीं ना कहीं इसके अंदर मान रखते टाइम गलती कर दी थी, लेकिन कोई बात नहीं है, जो गलती होती है ना वो सवाल हमें पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जाके ये सवाल हल ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसका मान पॉइंटों में आ रहा था। ठीक है, तो मुझे पता चल गया था कहीं ना कहीं हमने गलती अवश्य कर दी है। तो ठीक है, आप इस प्रकार कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा प्यारे साथी। क्या आपको ये प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 दोनों समझ में आए हैं? अगर प्यारे साथी आपको अगर हमारी समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और प्यारे साथी ऐसे ही आप अगर सभी चैप्टर के हर एक क्वेश्चन चाहते हैं तो आज इस चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपको इसी चैनल पे पूरा का पूरा मैथ कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री के साथ। तो प्यारे साथी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर लेना, क्योंकि ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चल सके। तो प्यारे साथी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी एक्सरसाइज 12.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सपनों को बेहतरीन बनाने के लिए प्रयास करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।